नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड ऑफ लीगल नॉलेज के तीसरे एपिसोड में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, डिफिनेशन ऑफ लॉ एंड लॉज इन फोर्स, वेदर अमेंडमेंट इज लॉ, 24th अमेंडमेंट एक्ट विथ इम्पोर्टेंट केस लॉस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तभी से हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी कानून थे जो पहले से ही हमारे देश में चले आ रहे थे। तो उनमें से कुछ ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हों या फिर इनकंसिस्टेंट हो, तो उन लॉज के बारे में आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में बात किया गया है। और वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स मिलने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद बने हों, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ऐसे लॉज की बात की गई है। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 उन सभी लॉज के बारे में बात करता है जो कि संविधान के लागू होने से पहले प्रचलन में थे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, वायलेट कर रहा हो, वो लॉ वॉइड या फिर इनवैलिड होगा। तो वहीं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है ऐसे लॉज बनाने के लिए जो कि फंडामेंटल राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हों, यानी कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 बात करते हैं कि अगर किसी भी लॉ में कोई भी पार्ट इनकंसिस्टेंट हो तो वो पार्ट वॉइड कहलाएगा। द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। इन क्लॉजेस को और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर सेपरेबिलिटी एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि फिल्टर आउट करता है इनवैलिड पोर्शन ऑफ लॉ को वैलिड पोर्शन से, यानी कि वो पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में इनवैलिड है उसको सेपरेट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। मोस्ट लीडिंग केस ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 because it was violative of the fundamental right under Article 22। तो वहीं मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 4 एंड 55 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट को एंड डिक्लेयर्ड वॉइड एंड द रेस्ट ऑफ द एक्ट वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एक्ट से सिर्फ इनवैलिड पोर्शन को ही रिमूव किया जाता है, ना कि पूरे एक्ट को। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझने के लिए बात करते हैं केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस के बारे में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले फोर्स में हैं, अगर वे इनकंसिस्टेंट हैं या फिर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, then it did not become void for all the purposes, for all the times, for all the persons। वो किस एक्सटेंट तक void होगा ये हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के थ्रू डिसाइड करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में लॉ इनएफेक्टिव या फिर इनऑपरेटिव हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी कि वो पोर्शन जो कि इनवैलिड या फिर इनकंसिस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे पार्ट को शैडो कर लेता है या फिर हाइड कर लेता है until and unless it is removed by certain amendments। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आइए अब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, अगर किसी भी पर्सन को राइट्स एंटाइटल्ड किए गए हैं तो उसे वेव कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे
राइट्स क्लेम करने का चांस नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कोई फंडामेंटल राइट्स को भी वेव ऑफ कर सकता है, जिसका आंसर बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स केस में हमें मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी वेव्ड ऑफ। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए बताता है डिफिनेशन ऑफ लॉ। द टर्म लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, rule, regulation and notification, custom, uses having territory of India the force of law. Term law also includes administrative orders, rules framed under Article 309, a government notification issued under a statute or a delegated legislation. The term law does not include personal law such as Hindu law and Muslim law, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर गाइडेंस, यानी कि वैसे डायरेक्शन जो सिर्फ गाइडेंस के लिए हो, गाइडलाइंस हो, जिसका कोई भी लीगल एप्लीकेशन ना हो, या फिर बाय लॉज फ्रेम्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो वहीं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी बात करता है लॉज इन फोर्स। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स all the laws passed or made by legislature or other competent authority, यानी कि वो सारे लॉज जो कि लेजिस्लेचर से पास हुए हों वो लॉज इन फोर्स में इंक्लूड होंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या अमेंडमेंट भी लॉ होगा? क्या अमेंडमेंट को भी जुडिशली रिव्यू किया जा सकेगा? तो इसको हम कुछ केस लॉज के थ्रू देखते हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अमेंडमेंट को द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो वहीं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंडर इंक्लूड किया, लेकिन इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए लेजिस्लेचर ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड क्लॉज 4 इन आर्टिकल 13 and clause 3 in article 368 to the effect, and according to article 13 clause 4, nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article 368। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।